जब एक सिटिंग प्रेसिडेंट अरेस्ट हो जाए और वॉशिंगटन में ट्रेटर्स जैसे शब्द घूमने लगें, तो यह सिर्फ एक देश का संकट नहीं होता, ये ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर का टेस्ट होता है। तो चलिए आज का विश्लेषण शुरू करते हैं उस एक हेडलाइन से जिसने पूरी दुनिया में सही मायनों में हलचल मचा दी है। आप सोचकर देखिए, एक सॉवरेन नेशन यानी एक संप्रभु देश का चुना हुआ राष्ट्रपति और कोई दूसरा देश अपनी सेना भेजकर उसे उसी के देश से गिरफ्तार कर ले। जी हां, बिल्कुल यही हुआ है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी के साथ। अमेरिकी सेना ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। देखिए, कागज पर तो कहानी बड़ी सीधी सादी लगती है। अमेरिका का कहना है कि उन्होंने किसी राष्ट्रपति को नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक अपराधी को पकड़ा है, और जो आरोप लगाए गए हैं वो भी बहुत गंभीर हैं। नार्को टेररिज्म यानी ड्रग्स के व्यापार से आतंक फैलाना, कोकेन की तस्करी और तो और मशीन गन जैसे खतरनाक हथियार रखना। सुनने में ये किसी हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन कहानी में पहला ट्विस्ट तब आता है जब मादुरो खुद अमेरिकी अदालत में पेश होते हैं। उनका बयान अमेरिका की बताई कहानी से बिल्कुल 180 डिग्री अलग है। वो कहते हैं कि उन्हें फंसाया गया है और वो पूरी तरह से निर्दोष हैं। और यहीं से ऑफिशियल कहानी पर पहला और सबसे बड़ा सवालिया निशान लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक तरफ अमेरिका में ये सब चल रहा था, तो आप सोचेंगे कि वेनेजुएला में तो पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया होगा, पावर वैक्यूम बन गया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही मादुरो को हटाया गया, उनकी अपनी वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज ने फौरन अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली। और कमाल की बात यह है कि सेना, अदालतें सब उनके साथ खड़ी थीं। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सब कुछ बहुत ही कंट्रोल तरीके से हुआ, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ठीक है, तो अब इस मामले की पहली परत को हटाते हैं, क्योंकि असली कहानी गिरफ्तारी की है ही नहीं। असली कहानी तो इस ऑपरेशन की प्लानिंग की है, और यहीं पर यह मामला बहुत बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। और यही वो एक सवाल है जो पूरी स्टोरी का एंगल ही बदल देता है। जरा सोचिए, एक देश दूसरे देश के खिलाफ इतना बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करता है और उस देश के अपने चुने हुए नुमाइंदों को यानी कांग्रेस को इसकी कानो कान खबर तक नहीं होती। और ये स्लाइड इस पूरे मामले का दिल है। एक तरफ है निजी तेल कंपनियां, जिन्हें ऑपरेशन से पहले और बाद में हर बात की पूरी जानकारी दी गई, और दूसरी तरफ है अमेरिकी कांग्रेस, सरकार की अपनी लेजिस्लेटिव ब्रांच, जिसे पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि घर में कोई बड़ा फैसला लेना हो और परिवार वालों से बात करने की जगह आप सीधे पड़ोस के प्रॉपर्टी डीलर से सलाह मशवरा करने लगे। अब सवाल उठता है कि इतनी गोपनीयता क्यों? तो सुनिए, इसका जो ऑफिशियल कारण दिया गया ना, वो ऑपरेशन से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। व्हाइट हाउस ने कहा कि उन्हें अपने ही देश के चुने हुए कांग्रेस मेंबर्स पर भरोसा नहीं है कि वो बातें लीक कर सकते हैं, और उन्हें ट्रेटर्स यानी देशद्रोही तक कह दिया। तो इस एक कदम ने ना पूरी दुनिया में एक करंट सा दौड़ा दिया है। अब कई देश ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या अगला नंबर उनका हो सकता है। ईरान जैसे देशों का तो समझिए कि गला ही सूख गया है। उन्हें यह एहसास हो गया है कि अगर अमेरिका वेनेजुएला के साथ ऐसा कर सकता है तो फिर वो किस खेत की मूली हैं। क्यूबा और मेक्सिको जैसे पड़ोसी देश भी अब गहरी चिंता में हैं, यही सोचकर कि अगला नंबर कहीं उनका तो नहीं। तो दुनिया के दूसरे कोने में चल रही इस खींचतान का मुंबई में पेट्रोल की कीमत से क्या लेना देना है? चलिए इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। देखिए, सिस्टम बड़ा सिंपल है। भारत को रूस और वेनेजुएला जैसे देशों से डिस्काउंट पर यानी रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदने से फायदा होता है। ये देश अमेरिकी प्रभाव से बाहर हैं। अब वेनेजुएला में एक नई अमेरिका समर्थक सरकार आने का मतलब है कि वो खास डिस्काउंट, वो खास छूट रातों रात गायब हो जाएगी। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि भारत को ग्लोबल मार्केट रेट पर तेल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे तेल और भी महंगा हो जाएगा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो पहले से ही तेल की कीमतों को लेकर काफी सेंसिटिव है, उस पर इसका सीधा असर पड़ेगा। चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरे एपिसोड के सबसे, मैं कहूंगा, अविश्वसनीय हिस्से को देखते हैं। और यह हिस्सा वेनेजुएला के बारे में नहीं बल्कि खुद अमेरिका के बारे में है। सोचिए, एक सिटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुलेआम यह ऐलान कर दिया कि उन्हें अपने ही लोकतांत्रिक संस्थानों पर भरोसा ही नहीं है। उन्होंने युद्ध और शांति जैसे इतने बड़े मामले पर अपने चुने हुए अधिकारियों के बजाय प्राइवेट कंपनियों पर भरोसा करना ज्यादा सही समझा। ये घटना एक बहुत ही गंभीर सवाल उठाती है कि देश को असल में चला कौन रहा है, जनता के प्रतिनिधि या फिर बड़ी बड़ी पावरफुल कॉर्पोरेट लॉबीज? ऐसा लगता है सिस्टम का कोई नया अपडेट आया है, पर रिलीज नोट्स किसी को नहीं मिले। तो इससे सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? हम क्या सीख सकते हैं?
हम ये देख रहे हैं कि हमारी आंखों के ठीक सामने ग्लोबल गेम के नियम फिर से लिखे जा रहे हैं। डिप्लोमेसी और बातचीत के जो पुराने तरीके थे ना, उन्हें अब साइड में रखा जा रहा है। उनकी जगह ले रहा है एक ज्यादा डायरेक्ट, ज्यादा आक्रामक तरीका। ये दिखाता है कि अब आर्थिक हितों के लिए सीधी कार्रवाई को प्राथमिकता दी जा रही है। एक नया दौर शुरू हो चुका है। चलो, आज का एनालिसिस यहीं तक। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये एनालिसिस सही लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट्स में बताइए, जब पावर शिफ्ट्स होता है तो सबसे ज्यादा प्रेशर बाहर के दुश्मन पर पड़ता है या अंदर के सिस्टम पर। और हाँ, हम रोज इसी तरह के फॉरेन अफेयर्स और जियोपॉलिटिक्स पर बिना शुगर कोटिंग एनालिसिस लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।